आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट, कि राज्य में विद्यालय शिक्षा पर नियंत्रण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे कि एक स्टेट में, एक राज्य में स्कूल एजुकेशन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और ये कंट्रोल कौन करता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में शिक्षा मुख्य रूप से 3 स्तरों पर सरकार के नियंत्रण में आती है। और ये 3 स्तर लेवल कौन कौन से हैं? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, कि केंद्र, राज्य और स्थानीय। तो ये जो सरकार के 3 स्तर हैं, तीनों मिलकर देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने का, उसको विकसित करने का काम करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है कि शिक्षा से संबंधित जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसी है, उसको बनाना। जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। तो इस तरह से प्रोग्राम, पॉलिसी, जो कानून है उसको बनाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और स्टेट का काम क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, उसको अपनी स्टेट में लागू करना है। इसके अलावा, लागू करने के अलावा, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की नीड को ध्यान में रखकर, अपनी स्टेट की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेट लेवल पे प्लानिंग या प्रोग्राम बना सकती है। और अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है, उसका काम क्या है? जो सेंट्रल और जो स्टेट की जो पॉलिसी है, जो प्लानिंग है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट की नीड को ध्यान में रखकर, लोगों की नीड को ध्यान में रखकर डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, ये भी प्लानिंग बना सकती है। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ? शिक्षा को, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि 1976 से समवर्ती सूची में या कंकरेंट लिस्ट में शामिल होने के बाद शिक्षा जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों की सम्मिलित रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिश्रित दोनों की जिम्मेदारी है। मतलब क्या है कि एजुकेशन की जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है। तो दोनों साथ मिलकर देश के लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे। सेंट्रल का काम पॉलिसी बनाना है, स्टेट का काम उसको इम्प्लीमेंट करना है। सेंट्रल का काम क्या है कि स्टेट को रिसोर्सिस जो है, जो टेक्निकल सपोर्ट है, वो प्रोवाइड करना। तो शिक्षा के दिशा में दोनों को साथ मिलकर काम करना है, दोनों को साथ मिलकर चलना है। एक कब से हुआ? 1976 में, जब एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। इन अ कंट्री एज लार्ज एज इंडिया, कि भारत जैसे बड़े देश की बात करें तो यहाँ पे टोटल 28 स्टेट्स हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 8 है। केंद्र का काम राष्ट्र स्तर पर शिक्षा जो नीतियां हैं उसका निर्माण करना है, और राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार का काम क्या होगा? केंद्र की जो नीतियां हैं उसको अपने राज्यों में लागू करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया। इसके अलावा हम बात करें राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था। तो स्टेट का काम क्या है कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम है, उसको अपने अपने राज्यों में लागू करना है। इसके अलावा अपने राज्यों में शिक्षा के विकास हेतु शिक्षा योजनाएं बनाना और इसको संपूर्ण राज्य में लागू करना। इसके अलावा संपूर्ण राज्य में शिक्षा व्यवस्था को निर्देशित करना, नियंत्रित करना, किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है, राज्य सरकार का काम है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की अपने राज्य के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट है अपने स्टेट में जो स्कूल है उस पर किस तरह से कंट्रोल रखता है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल सिटीजन, कि सभी नागरिकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि जो ये एक्ट बना है इसको अपने अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करे, और स्टेट में जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन देना। तो इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि उसके स्टेट में जितने भी बच्चे हैं सबको सही तरीके से एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, कहीं कोई बच्चा स्कूल से दूर तो नहीं है, सभी बच्चों को स्कूल में लाना।
इसके अलावा जैसे EWS के तहत कहा गया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है 25% जो सीट्स है वो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको लाइसेंस तभी मिलेगा, परमिशन तभी मिलेगी जब अपने यहाँ की 25% सीट और गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम ये भी देखना है कि क्या जो प्राइवेट स्कूल हैं इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारी बातें की गई कि टीचर जो है वो अपने स्कूल में बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो इस चीज को भी इंश्योर करना, बच्चों के साथ किसी तरह का हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, इन चीजों को इंश्योर करना है। जो भी स्कूल को फंड दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो भी अलग अलग जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे फंड जा रहा है उसको सही से यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, इन चीजों का इंश्योर करना है। टू प्रोवाइड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करना। टू ओपन वेरियस स्कूल एंड कॉलेजेस की विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों का निर्माण करना, खोलना, और जो पहले से हैं उनकी मरम्मत करवाना, उनको और बेहतर बनाना। टू स्टेबलाइज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना करना है, जिसका काम क्या होगा कि राज्य स्तर पर शिक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। जो राज्य सरकार है, जो स्थानीय गवर्नमेंट है, उसको एडवाइस देगा कि किस तरह से शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें चाहे टीचर ट्रेनिंग की बात करें हम, ये सारी चीजें इसमें आ सकती है, किस तरह से टेक्स्ट बुक को बनाना चाहिए, क्या क्या है। तो इस तरह के जो राज्य शिक्षा संस्थान है इनकी स्थापना करना, ताकि शिक्षा में एक नयापन आ सके, शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। टू प्रोवाइड अडल्ट एंड सोशल एजुकेशन के वयस्क और सामाजिक शिक्षा प्रदान करना, कि इस चीज को भी देखना कि जो स्टेट में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बड़े हो चुके हैं, 15-20 साल 30 साल के हो चुके हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको भी शिक्षा प्रदान करना, उनके लिए अडल्ट एजुकेशन जो वयस्क शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना, ताकि सभी तक एजुकेशन पहुंचे। टू अपॉइंट टीचर एंड सुपरवाइजरी स्टाफ की शिक्षकों और जो पर्यवेक्षक कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करना। टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एजुकेशनल एक्टिविटीज इन द स्टेट, कि स्टेट में जो भी एजुकेशन एक्टिविटीज है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, जो भी एक्टिविटीज है सब पे कंट्रोल करना, सबको ऑब्जर्व करना, सब पे कंट्रोल करना। टू ओपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की प्रशिक्षण संस्थान खोलना, चाहे हम टीचर्स के लिए हम बात करें, जो प्रोफेशनल है उनके लिए हम बात करें, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसको ओपन करना, ताकि बेहतर ट्रेनिंग जो है टीचर्स को मिल सके। टू प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग, की जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो इन सर्विस टीचर हैं, इनके लिए भी क्या करना कि सर्विस जो इनकी जो ट्रेनिंग है, सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है इनको प्रदान करना, ताकि जो नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए जो मेथड्स आ रहे हैं उनसे इनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। तो इसमें सेमिनार हो सकता है, वर्कशॉप हो सकते हैं, ओरिएंटेशन जो कोर्सेज होते हैं वो हो सकते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की जो राज्य में विभिन्न शिक्षण संस्थान है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अलावा टू फ्रेम करिकुलम एंड सिलेबस, की पाठचर्या और जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करना। टू होल्ड एग्जामिनेशन, परीक्षाएं आयोजित करना। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द स्टेट टेकिंग कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा पर राज्य का अगर नियंत्रण होगा तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं। इट इंकरेजेस यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, कि इससे क्या होगा कि सभी स्तरों पर शिक्षा की संरचना और प्रणाली में एकरूपता को प्रोत्साहित करता है अगर एजुकेशन स्टेट के कंट्रोल में होगा। मतलब क्या है कि स्टेट में जितने भी स्कूल्स हैं तो सब में क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी होगी, एक समान जो सिस्टम है सब उसको फॉलो करेंगे, तो इससे क्या होगा, शिक्षा को एक बेहतर दिशा मिलेगी, कोई भी मनमानी नहीं करेगा, सब जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, होच पोच नहीं होगा। बेटर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का प्रबंधन और प्रशासन जो है बेहतर तरीके से हो सकेगा। एजुकेशन कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंसेस, की अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होगा तो जो लोकल जो पॉलिटिक्स होती हैं, जो इन्फ्लुएंसेस होता है, जो वाद विवाद होते हैं, इस तरह के राजनीतिक जो प्रभावों से शिक्षा को मुक्त रखा जा सकता है।
टीचर्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइट डेवलप अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, कि जब शिक्षा को स्थानीय जो प्रभाव है राजनीति इससे दूर रखा जाए तो क्या होगा, इससे जो शिक्षण संस्थान में जो शिक्षक है उनमें सुरक्षा की भावना जो है विकसित होगी। स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन विल हेल्प प्रिजर्व नेशनल कल्चर, की शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण राष्ट्रीय संस्कृति को बनाए रखने में मदद करेगा। कि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे हजारों संस्कृतियां अस्तित्व में, अलग अलग राज्यों की बात करें तो हर राज्य की अपनी संस्कृति है। तो अगर एजुकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो जो भी हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है, नेशनल जो कल्चर है, इसको प्रिजर्व किया जा सकेगा। राज्य शिक्षा के विस्तार के साथ साथ गुणात्मक सुधार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराता है। तो देखिए राज्य क्या करेगा कि अपने राज्यों में जो है राज्य के अंदर शिक्षा के विस्तार के लिए, एक बेहतर शिक्षा मिले उसके लिए धन उपलब्ध कराता है। यह एक राष्ट्र नीति तय करने वाली शिक्षा के उपयुक्त मानकों को सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के मानक क्या होने चाहिए, उसको किस तरह से राज्य में उसको उन मानकों को किस तरह से लागू करना है, किस तरह से उसको सभी राज्य में जितने भी स्कूल हैं सभी से उसको फॉलो करवाना है, उसका पालन करवाना है। तो इससे जो है एक बेहतर शिक्षा जो है राज्य में लागू हो सकती है, यूनिफॉर्मिटी हो सकती है। तो राज्य जो है एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और राज्य में जो भी बच्चे हैं उनको एक बेहतर एजुकेशन मिल सकेगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर राज्य के अधीन शिक्षा हुई तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हानियां क्या हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते शिक्षा सत्ताधारी पार्टी के हाथों में एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। तो मतलब क्या है कि अलग अलग स्टेट की बात करें, गवर्नमेंट चेंज होते ही सिलेबस बदल जाता है, पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। तो अगर राज्य के कंट्रोल में अगर शिक्षा पूरी तरीके से होगी तो क्या होगा, राज्य में जैसे ही पार्टी चेंज होगी, सरकार बदलेगी, शिक्षा पूरी तरीके से बदल जाएगी। हो सकता है राज्य और केंद्र की बने ना, तो केंद्र जो जिस तरह की एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा व्यवस्था है लागू करे, स्टेट उसको अपनाए ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। द एम ऑफ एजुकेशन कैन बिकम नैरो, तो अगर राज्य के अधीन होगा तो शिक्षा की व्यवस्था है राज्य के हिसाब से होगी। तो एक ये भी माना जाता है कि इससे क्या होगा कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो नैरो हो जाएगा। इफ द स्टेट वुड डिक्लेयर अ पॉलिसी ऑफ इट्स ऑन रिगार्डिंग एजुकेशन, कि अगर राज्य अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही जो शिक्षा नीति लागू करेगा, केंद्र की बात मतलब केंद्र की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, नहीं मानेगा, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संकुचित हो जाएगी, जो उद्देश्य है वो संकुचित हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि अगर एजुकेशन स्टेट के कंट्रोल में होती है तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्यों जरूरी है स्टेट के कंट्रोल में होना और क्यों जरूरी नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।